हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता हेयर। कल हमने एक शॉर्ट सीरीज प्रिपेयर की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट की, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम उसी के आगे चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कोल्ड वॉर। तो जो कोल्ड वॉर होता था वो आपने क्लियर कर ही लिया था, विदाउट वेपन वॉर होता है। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो दो सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए ने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया था, जबकि यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया था। जो कैपिटलिज्म होता है वो रिगार्डिंग टू मनी होता है, यानी कि पैसों से रिलेटेड होता है। तो जो यूएसए कंट्री था उसने कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, जबकि यूएसएसआर ने कलेक्टिविज्म या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को ज्यादा फोकस किया था, सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया था, जिसके रीजन से यहाँ पर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई और यूएसए प्रोग्रेस करता चला गया। हमने ये सब फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज कर लिया था, बट जो नेक्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो बाइपोलैरिटी जो हमने कल किया, बाइपोलैरिटी मींस टू सुपर पावर, जो आफ्टर 1945 क्रिएट हुई थी, सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर। बट आफ्टर दैट एंड, इसमें जो वर्ड आया एंड, ये एंड कैसे हुई, इस बाइपोलैरिटी की एंडिंग कैसे हुई? बाइपोलैरिटी एंड हुई तो इट मींस क्या बचा? यूनिपोलर वर्ल्ड बचा। कि वर्ल्ड में जो अब तक टू सुपर पावर थी, वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड था, वर्ल्ड में टू डोमिनेंस अलायंसेस थे, वो ऐसा क्या हुआ कि वो दो सुपर पावर से एक ही सुपर पावर रह गया? कौन सा सुपर पावर ऐसा था जो हार मान गया था? तो वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कल भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग बर्लिन वॉल की टू पार्ट में जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था। जर्मनी में जो बर्लिन है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक ईस्ट पार्ट, दूसरा वेस्ट पार्ट। जो ईस्ट पार्ट था वो किसके पास था? ईस्टर्न अलायंस, इट मींस यूएसएसआर के पास। और जो वेस्ट पार्ट था वो यूएसए के पास था। तो जो बर्लिन वॉल की क्रिएशन हुई, बर्लिन वॉल को बनाना स्टार्ट किया था, वो 13 अगस्त 1961 से स्टार्ट किया था। और उसकी जब उसको फॉल डाउन किया गया, उसको जब गिरा दिया गया, वो था 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को जब बर्लिन वॉल को गिराया, उसी टाइम से लगने लग गया था कि एक सुपर पावर जाएगी। और वो सुपर पावर कौन सी थी? यूएसएसआर। इट मीन्स कि जो अब बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बनने वाला था, उसमें कौन सी सुपर पावर जाने वाली थी? वो थी यूएसएसआर। बर्लिन वॉल का फॉल डाउन हुआ, बर्लिन वॉल जब गिरी तो ये सिंबलाइज हो गया था कि कैपिटलिज्म आएगा, सोशलिज्म की एंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया, यूएसएसआर, सोवियत सिस्टम, यूएसएसआर। जो सोवियत सिस्टम है इसकी क्रिएशन ये कब बना था? ड्यूरिंग 1917। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसी टाइम से जो सोवियत सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया था। रशियन रेवोल्यूशन के टाइम जो था, रशिया का हेड था, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। उसी के लीडरशिप में वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो के फाउंडर थे उसका नेम क्या था, तो आपको व्लादिमीर लेनिन का नाम उसमें लिखना है। नेक्स्ट आता है कि आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन जो रशिया था उसका वो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें कितने कंट्रीज इंक्लूड हो गए थे? उसमें 15 कंट्रीज इंक्लूड हो गए थे। 15 कंट्रीज इंक्लूड होने के बाद रशिया सोवियत सिस्टम या फिर यूएसएसआर कहलाया था। अब जो वन पार्टी सिस्टम है, यूएसएसआर जो था उसमें वन पार्टी सिस्टम की डोमिनेंस थी। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, आप सबको पता है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है, नेशनल लेवल की पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, और भी उससे ऐसी पार्टीज है जिनको अभी तक ना नेशनल ना स्टेट लेवल का बनाया गया है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम कहला, जबकि यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है। बट जो यूएसएसआर था उसमें उस टाइम ओनली वन पार्टी सिस्टम था, और वो वन पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कंप्लीटली कॉन्क्यूरिंग
पब्लिक थी, इट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई कॉन्क्यूरिंग नहीं थी, सोशलिज्म था, गवर्नमेंट का ही रोल होता था, कंट्रोल स्टेट की थी, इकोनॉमी के ऊपर इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं था। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड, ये टू वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है? यूएसए, एंड सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर। जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो कौन सा पार्ट? आपका वेस्टर्न पार्ट, और जो सेकेंड वर्ल्ड है वो ईस्टर्न अलायंस, यानी कि जो जिसमें यूएसएसआर के साथ कंट्रीज इंक्लूड थे, उनके अलायंसेस इंक्लूड थे, वो कहलाता सेकेंड वर्ल्ड। इनके अगेंस्ट में एक थर्ड वर्ल्ड की भी फॉर्मेशन हुई थी, जिसके रिगार्डिंग हमने कल डिस्कस किया था। वो कौन सा था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये कल हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर जो कंट्री था, यूएसएसआर जो सुपर पावर थी, उसकी मेन फीचर्स क्या थी, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी कि जो वो एक सुपर पावर था। तो फर्स्ट फीचर एक सोशलिज्म कह सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है वहां पर उन्होंने कौन सी इकोनॉमी एक्सेप्ट कर रखी थी, कैपिटलिस्ट बाय यूएसए एंड सोशलिस्ट बाय यूएसएसआर। तो फर्स्ट फीचर ऑफ यूएसएसआर यू कैन राइट सोशलिज्म और सोशलिस्ट। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो यूएसएसआर था उसका नेटवर्क सिस्टम, उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो अनदर कंट्री के साथ काफी अच्छे से था, यानी कि अनदर कंट्री के साथ उनके रिलेशन बेटर थे। देन आता है वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, कि जो यूएसएसआर था उनके पास ऑयल ले लो आप, और भी एनर्जी रिसोर्सेज ले सकते हो। इवन एक हम डिस्कस करें कि पिन से लेकर कार तक की प्रोडक्शन वहां पर होती थी। इट मीन्स यूएसएसआर में बहुत सारा रिसोर्स था, उनके पास वास्ट रिसोर्सेज थे, मिनरल ऑयल्स थे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज थे। देन आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कि जो यूएसएसआर का ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था वो काफी बेटर था। तो ये फीचर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सोशलिस्ट कंट्री यूएसएसआर, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर, सेकेंड सुपर पावर यूएसएसआर या फिर ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर की फीचर्स कौन कौन सी थी, उनकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो उनको अपने आप को सुपर पावर बना। नेक्स्ट हेडिंग आता है गार्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एक वर्ड जो डिसइंटीग्रेशन, जिसके रीजन से यूएसएसआर चला गया, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर वर्ल्ड ही खत्म हो गया और ओनली यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, एक फर्स्ट वर्ल्ड रह गया, सेकेंड वर्ल्ड की एंडिंग हो गई। तो वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? क्या ये गार्बेचेव है, ये कौन थे और ये डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ? तो गार्बेचेव 1985 में वहां के जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के, और उन्होंने जब वो जनरल सेक्रेटरी बने, उन्होंने देखा, क्योंकि उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं बन रहे थे, सेक्रेटरी बनते थे, तो जब वो वहां के जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने देखा कि इस कंट्री में तो बेटर वर्क नहीं हो रहा है। बेटर वर्क मीन्स ना तो कॉमन पीपल को राइट्स है ज्यादा, ना को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो जिसके रीजन से कॉमन पीपल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते वर्क में। इवन वहां पर कलेक्टिविज्म भी था। कलेक्टिविज्म क्या होता है कि कोई भी काम करते हैं तो ग्रुप में करते हैं, जब ज्यादा कोई इकट्ठे होकर कोई काम को करते हैं, इंडिविजुअल किसी का कोई रोल नहीं होता, इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इतना बेस्ट वर्क नहीं होता है। तो इसलिए जो कलेक्टिविज्म था वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। जो गार्बेचेव, इसका जो कंप्लीट नेम था मिखाइल गार्बेचेव था, तो गार्बेचेव जब वहां के सेक्रेटरी जनरल बने तो उन्होंने वहां पर रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और जो गार्बेचेव ने मेन रिफॉर्म किए थे वो टू रिफॉर्म्स थे। फर्स्ट इज पेरेस्ट्राइका एंड सेकेंड वन ग्लासनोस्ट। जो पेरेस्ट्राइका था इट मीन्स दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना, कि कंट्री में जो वर्क है वो सब दोबारा से होना चाहिए, कंट्री की जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा होनी चाहिए, जिसके रीजन से लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, लोग अपना वर्क खुद करें, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो, जिससे वो कंट्री में प्रोग्रेस कर सके। इवन अकॉर्डिंग टू गार्बेचेव यहाँ पर जो सोशलिज्म है वो भी गलत है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा बेटर है, कि जो वेस्टर्न कंट्री है उनके अंदर इतने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहे हैं, वहां पर इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, बट यूएसएसआर में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो पुराना सिस्टम चला रहा है, पुरानी तरीके से जो वर्क होता था एज इट इज चल रहा है,
तो जिसके रीजन से उन्होंने उसको चेंज करने की प्लानिंग की। सेकेंड जो है ग्लासनोस्ट, इट मीन्स ओपननेस। ओपननेस मीन हर इंडिविजुअल पर्सन को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो कैसा कर रही है, किसके फेवर में कर रही है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर कर देंगे तो वो अपने वर्क को खुद करेगी, जिससे उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पीपल के बीच में वो बढ़ेगी। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पर्सन दोनों ही बेटर वर्क करेंगे। इंडिविजुअल पर्सन इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, इंटरेस्ट लेगा और कंट्री की इकोनॉमी बेटर होगी। तो ये 2 रिफॉर्म्स डन बाय गार्बेचेव, जिसके बाद कंट्री के कॉमन पीपल को ऐसा लगने लग गया था कि अब हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, अब हमें ज्यादा टाइम यहाँ पर बनकर रहना नहीं चाहिए। अब वहां पर कूप हुआ। कूप क्या होता है? चेंज हो जाना। जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके अगेंस्ट में कूप किया गया और उस कूप के लीडर थे बोरिस येल्त्सिन। कूप मीन्स पार्टी चेंज करना, यानी कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसको चेंज करने की प्लानिंग की, उसको कूप कहा गया और उसके लीडर थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो लीडर थे आफ्टर इलेक्शन मीन 1991 में के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने रशिया के। 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस इन तीनों कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम 15 कंट्री में इंक्लूड नहीं रहेंगे, अब हम यूएसएसआर के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, अब हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो यहां से क्या हो गई? स्टार्टिंग तो इधर से ही हो गई थी। बर्लिन वॉल जब तोड़ दी गई थी उसी टाइम से स्टार्टिंग हो गई थी किस चीज की? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की। बट उसके बाद जब 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस इन तीनों कंट्री ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हम मिलकर नहीं रहेंगे, अब हमें इंडिपेंडेंट रहना है। रीजन क्या था? जो पॉलिसीज ऑफ गार्बेचेव, इस लीडर ने ये 2 ऐसे पॉलिसीज बना दी थी जिससे कॉमन पीपल में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, कॉमन पीपल को इंडिपेंडेंस का टेस्ट आ गया था। तो उन्होंने इन कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट होंगे और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। डिसइंटीग्रेशन के बाद इलेक्शन हुए और बोरिस येल्त्सिन वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग टू फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आफ्टर 1991, तो यू कैन राइट हियर बोरिस येल्त्सिन। अब आता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। CIS फुल फॉर्म याद करना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये CIS क्या है? इसकी फॉर्मेशन आफ्टर 1991 हुई। आफ्टर 1991 क्यों हुई? रीजन था कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उन्होंने मिलकर अपना एक अलग ग्रुप बनाया और उस अलग ग्रुप का मेन पर्पस था कोऑपरेशन करना, एक दूसरे की हेल्प, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना। इस तरह से अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपना अलग से ग्रुप बनाया। अब जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो उसका सक्सेसर बनाया गया रशिया, यानी कि जैसे हमने कल पढ़ा था रिगार्डिंग लीग ऑफ नेशन कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर बना यूएनओ। तो सेम वे जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर टूट गया था, उसके बाद कौन सा कंट्री सक्सेसर बना, यानी कि हेड जो था कंट्री उनमें से निकला, तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा था? रशिया कंट्री था। और ये इसको परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, जो यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर है, इसको P5 के नेम से जानते हैं, इस परमानेंट मेंबर में भी रशिया कंट्री की अपनी जगह है। इट मीन्स वहां पर ये है। तो जो CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें उस टाइम टोटल 9 कंट्रीज इंक्लूड थे। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 12 कंट्रीज है। इन 12 कंट्रीज में आप ये जो अजरबैजान है, अर्मेनिया है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, जॉर्जिया, ये 12 कंट्रीज प्रेजेंट टाइम में इनके मेंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन। जो एक इतनी बड़ी सुपर पावर जो अभी तक सेकेंड वर्ल्ड कहला रही थी वो अचानक टूट गई, वो बिल्कुल बिखर गई, वो कोलैप्स हो गई, उसका सक्सेसर रशिया बन गया। बट उसके रीजन क्या थे? कौन से फैक्टर्स थे? क्या रीजन थे कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर अचानक से गिर गई थी? तो फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सभी को पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पर रूल बाय द
कॉमन पीपल। जिस तरह इंडिया में डेमोक्रेसी है तो रूल बाय द कॉमन पीपल, रूल कॉमन पीपल डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जिस तरह से हम एमपी और एमएलए को चूज करते हैं। एमएलए के वर्ड से मुझे याद आया, मेरा एक स्टूडेंट, जब मैं क्लास में पूछ रही थी बच्चों से कि बेटा आप लाइफ में क्या बनना पसंद करोगे, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम मैं तो एमएलए बनूंगा। रीजन पूछा एमएलए क्यों बनेगा, उसने कहा मैं एमएलए इसलिए बनूंगा क्योंकि पढ़ना कम पड़ता है और अच्छी कमाई होती है। बट आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है और वो सब कुछ कर सकते हैं। एमएलए एमपी भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं। तो डोंट टेक टेंशन, आर्ट्स के स्टूडेंट सबसे बेस्ट होते हैं। ओके, लैक ऑफ डेमोक्रेसी मैंने यहाँ बताया, एमपी और एमएलए चूज करते हैं, ये कॉमन पीपल चूज करते हैं। आफ्टर दैट ये जब एमपी एमएलए बन जाती है ये लीडर्स को चूज करते हैं, लीडर्स पीएम, और एमएलए में कौन आ जाएगा आपका सीएम, और ये गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन पीपल ने इनके थ्रू यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, इनडायरेक्ट वे में थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बनाया। तो डेमोक्रेसी नहीं थी यूएसएसआर में, कॉमन पीपल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था, कॉमन पीपल का रोल जीरो था, जिसके रीजन से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ी और जो 70 ईयर्स से ज्यादा वहां पर जो रूल चला रहा था वो उसके अगेंस्ट हुए लोग और वो इतनी बड़ी सुपर पावर टूट गई। सेकेंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल वीकनेस। फाइनेंशियल वीकनेस कि ओनली यूएसएसआर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करता था वेपन्स बनाने के ऊपर, कि जितना हो सके सैन्य पावर को बढ़ा लिया जाए। ये नहीं ध्यान देते कि कॉमन पीपल की जो प्रोग्रेस है या फिर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल वर्क है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और फाइनेंशियल वीकनेस होती गई। फाइनेंशियल वीकनेस का रीजन रहा अनदर कंट्री की सेविंग, की जो न्यू डिकोलोनाइज कंट्री थे उनकी प्रोटेक्शन करना या फिर कॉलोनी कंट्री को अनदर कंट्री के अंडर से निकलवाना, इन कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, कंट्री के प्रोग्रेस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये भी फैक्टर रहा डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिससैटिस्फैक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसके हाथ में सुप्रीम पावर होती है। लाइक हमारे यहाँ पे इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर में कौन सी गवर्नमेंट वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, और आफ्टर दैट जो लोकल गवर्नमेंट होती है जो हर लोकल एरियाज में होती है जहां हम रहते हैं, हम सबको पता है इनके बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी यूएसएसआर की, उसके पास सुपर पावर थी, बट वो बेटर वर्क नहीं कर रही थी, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। कॉमन पीपल का डिससेटिस्फेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वहां का डिसइंटीग्रेशन का रीजन बना। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सरकमस्टेंसेस, कि जो इंटरनेशनल सरकमस्टेंसेस क्रिएट किए, इतने जैसे अफगान वार हुआ 1979 में, उसमें यूएसएसआर ने वॉर किया, उसमें अपना रोल प्ले किया, इंटरनेशनल लेवल पर इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये सरकमस्टेंसेस भी रीजन रहे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ओनली सिंगल पार्टी ऑफ यूएसएसआर, फुल रोल में थी, कोई अनदर पार्टी उनके कॉम्पिटिटिव में नहीं थी। कॉम्पिटिटिव पार्टी नहीं होने के रीजन से फुल डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे वो एक टाइप ऑफ डिक्टेटर पार्टी बन गई थी और कॉमन पीपल उससे सेटिस्फाई नहीं थे और वहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन पॉलिसीज ऑफ गार्बेजेव। पॉलिसीज ऑफ गार्बेजेव अभी हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस किया। मिखाइल गार्बेजेव जो वहां के सेक्रेटरी जनरल बने, उसने रोल प्ले किया, वहां पर बेटर वर्क करने की ट्राई की, न्यू पॉलिसीज बनाने की ट्राई की, वहां के कंट्री की सिचुएशन को चेंज करने की ट्राई की। बट आफ्टर दैट उसको वो हट गए थे और बोरिस येल्सिन वहां के लीडर बने थे। तो गार्बेजेव की जो 2 पॉलिसीज थी, जिसमें दोबारा से कंट्री को कंस्ट्रक्ट करना, जितनी भी कोई भी रोल है या फिर पॉलिसीज है या वर्क है, जो वहां का सिस्टम है, सबको चेंज करना। और सेकेंड वन क्या था कि ओपननेस, कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना। तो ये जो 2 पॉलिसीज थी उसके रीजन से भी डिसइंटीग्रेशन का रीजन बना। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सुपर पावर, सेकेंड सुपर पावर या सेकेंड वर्ल्ड बोल सकते हो, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, जिसके रीजन से वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। अब डिसइंटीग्रेट तो हो गया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, सक्सेसर बन गया रशिया और अनदर कंट्री निकल गए।
बट अब मेन उसके बाद कंट्री में वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि डिसइंटीग्रेट होने के कोई भी टू सुपर पर्सन होते हैं, अगर एक को कुछ हो जाता है तो एक ही बचा, तो वही अपना ही रोल प्ले करेगा, वही अपनी डोमिनेंस को दिखाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कॉन्सिक्वेंसेस, इट मीन्स क्या रिजल्ट आए, क्या हुआ उसके बाद कि डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, अब उसके बाद क्या हुआ वर्ल्ड के अंदर। तो फर्स्ट इज एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, टू वर्ल्ड थे, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर। तो यूएसएसआर अब सेकेंड वर्ल्ड की एंडिंग हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड अब नाम ही खत्म हो गया था। सेकेंड आता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो अब तक कोल्ड वॉर चल रहा था ड्यूरिंग 1945 टू 1991, इसकी एंडिंग हो गई थी, एंड हो चुका था कोल्ड वॉर। थर्ड, क्रिएट यूनिपोलर वर्ल्ड, मैंने आपको बताया बाइपोलर मीन्स टू सुपर पावर, यूनिपोलर सिंगल पावर, अगर मल्टीपोलर होता तो मोर देन टू। तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड था ये क्रिएट हो गया, और बायपोलर वर्ल्ड जो नेम ऑफ दिस चैप्टर ये एंड हो गया। फोर्थ इज स्प्रेड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, अब हर कंट्री सोशलिज्म को छोड़कर कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर रहा था। कैपिटलिज्म एक्सेप्ट करने का रीजन क्या था कि प्रोग्रेस, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी तो प्रोग्रेस होगी, अदरवाइज प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसलिए हर इंडिपेंडेंट कंट्री ने कैपिटलिस्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि कैपिटलिस्ट से ही डेवलपमेंट हो सकती है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उनके पास उन्होंने कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज रही यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो मे बी आपको ये क्लियर हो गए होंगे दोनों टॉपिक, फैक्टर, डिसइंटीग्रेशन के फैक्टर्स कौन कौन से रहे, क्यों सुपर पावर, दो सुपर पावर थी वो एक रह गई, और उस सुपर पावर जो सिंगल सुपर पावर है वो उसी की हेजमनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉक थेरेपी, मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी, इट मीन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया 1991 में, जो 15 कंट्री इंक्लूड थे यूएसएसआर में वो डिसइंटीग्रेट हो गए। आफ्टर दैट कंट्रीज के लिए जो यूज की गई वो शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी एक इकोनॉमिक थ्योरी दैट सेज दैट सडन ड्रामेटिक चेंजेस, सडन ड्रामेटिक चेंजेस क्या है, क्या चेंजेस आए, क्यों चेंजेस आए, कि जैसे ही कोलैप्स हुआ यूएसएसआर, जैसे डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हुए किसमें से, यूएसएसआर में से, उन कंट्रीज ने शॉक थेरेपी की साइड, इट मीन्स उन्होंने जो ट्रांजिशन किया किस साइड से, कैपिटलिज्म की साइड गए, सोशलिस्ट से वो कैपिटलिस्ट की साइड गए, और जिसके रीजन से उन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया। तो ये चेंजेस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, शॉक थेरेपी, कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी ही चेंज कर ली। एक जो पहले उन्होंने सोशलिज्म को 70 ईयर से जो एक्सेप्ट करते आ रहे थे, यूज करते आ रहे थे, उस इकोनॉमी को आज उन्होंने चेंज करके उन्होंने क्या यूज कर लिया, कैपिटलिज्म को। अब जब उन्होंने ऐसे कंट्री लाइक यू कैन से रसिया, इन्होंने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया, अब कंट्री में क्या सिचुएशन आई, कंट्री में क्या हुआ कि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की साइड गए थे, तो कौन कौन से उनके रिजल्ट आए। फर्स्ट, लार्जेस्ट गैराज सेल, जैसे ही कंट्रीज ने जो कोलैप्स कंट्री यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उनमें से जो कंट्रीज निकल के आए जिन्होंने शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट किया, उनका क्या रिजल्ट आया, तो लार्जेस्ट गैराज सेल। लार्जेस्ट गैराज सेल क्यों, क्योंकि कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। जो अब तक सोशलिज्म था सब प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट पर्सन के हाथ में चला गया, इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में चला गया, इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में जाते ही लोग उन्होंने उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। रूबल डिक्लाइन, अब ये रूबल क्या है, रूबल करेंसी ऑफ रशिया, वो डिक्लाइन होगी, उसकी वैल्यू डाउन हो गई। इन्फ्लेशन वेंट, इट मींस हर चीज के प्राइसेस बढ़ गए। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। रशियन जीडीपी वेंट डाउन, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी क्या हुआ, रशिया का डाउन हो गया। कंट्री का जो प्रोडक्शन था, कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन पहले ज्यादा था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। उसका रीजन था उन्होंने जो शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है दिस पार्टीज बिटवीन रिच एंड पुअर, जो रिच था वो बहुत ज्यादा रिच होता चला गया, जो पुअर था वो पुअर होता चला गया। नेक्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल
जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। जो शॉक थेरेपी एक्सेप्ट की थी, जो कैपिटलिस्ट की साइड से और सोशलिस्ट की साइड से कैपिटलिस्ट की साइड गए, वहां पर उन्होंने पहले तो गए तो बेनिफिट के लिए थे, लेकिन काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो ये एक शॉक थेरेपी कहलाया था। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड रशिया। ये इंडिया एंड रशिया जो आपकी बुक में इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के नेम से जो टॉपिक है, वो उसका नेम चेंज हो गया है। इंडिया और इसमें रशिया के आपको रिलेशन बताने हैं कि इंडिया का रशिया के साथ कैसा रिलेशन है। अगर हम इंडिया और रशिया के रिलेशन को देखते हैं तो इंडिया का रशिया के साथ बेटर रिलेशन है। रशिया और इंडिया एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रशिया है, उसके पास काफी वेपन्स है, उनकी जो सैन्य पावर है वो काफी पावरफुल है, तो उसमें इंडिया उनका परचेजर है, इंडिया उनसे वेपन्स को परचेज करता है। अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो जो रशिया है वो ऑयल भी इंडिया को भेजता है। तो इस तरह से इंडिया और रशिया का रिलेशन बेटर के साथ साथ इनकी ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो भी हुए। इन्होंने 2001 में एग्रीमेंट किया, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट से ये पता चलता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन दोनों के काफी आफ्टर 1991 एंड बिफोर 1991 भी इनके रिलेशन अच्छे थे। 1971 में जब देखा हमने कि 1971 में 20 ईयर ट्रीटी की थी, जिस टाइम ये रशिया नहीं यूएसएसआर था। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो थर्ड चैप्टर से लिया गया है, यूएस हेजेमनी चैप्टर से लिया गया है, गल्फ वॉर। अब जो ये गल्फ वॉर है इसको बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा गया है। जो आपका चैप्टर थर्ड है उसके टॉपिक वो कंप्लीटली डिलीट हो गया है, उस टॉपिक को सेकंड चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। तो उसमें जो बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टॉपिक है उसमें बताया गया है कि किस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्टार्टिंग हुई थी ड्यूरिंग 1990, जब इराक कंट्री ने कुवैत कंट्री को अपने अंडर में ले लिया था। इट मीन्स उनके ऊपर कॉन्क्यूरिंग कर ली थी। यूएनओ ने काफी बार इराक को कहा कि अपनी जो फोर्स है वहां से हटा लीजिए, लेकिन इराक ने रिफ्यूज कर दिया कि हम वहां से बिल्कुल नहीं हटेंगे। कंप्लीटली अपनी कॉन्क्यूरिंग करके रखी थी, कुवैत को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। आफ्टर दैट यूएनओ ने परमिशन दी यूएसए को कि आप लोग अटैक कर सकते हो इराक के ऊपर। जब यूएनओ की ये परमिशन दी गई, यूएनओ ने ये ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर को जॉर्ज बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस लिए कहा? क्योंकि यूएनओ तो एज ए पीस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है, तो ये वॉर करने की परमिशन दे रहा है। तो जो वॉर करने की परमिशन दी थी वो इराक के मना करने के बाद यूएनओ ने यूएसए को दी थी। यूएसए का प्रेसिडेंट उस टाइम कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसमें 1990 ने इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, कुवैत को अपने अंडर में लिया। देन एचडब्ल्यू बुश ने इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसको? जब यूएनओ ने अटैक की परमिशन दी। तो इसमें यूएसए के साथ टोटल 34 कंट्रीज इंक्लूड हुए थे, और जो उनकी आर्मी थी 6,60,000 की आर्मी, उसके अंदर एक कोलेशन आर्मी बनी थी। और उस कोलेशन आर्मी का हेड कौन सी साइड से था? अगर हम आर्मी के हेड की बात करते हैं तो वो हेड था यूएसए का, उस का जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। तो जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ जो हेड ऑफ द यूएसए आर्मी और 6,60,000 जो आर्मी थी उनकी लीडिंग कर रहा था। 75% जो आर्मी थी वो यूएसए की थी और 25% अदर कंट्रीज की थी। सद्दाम हुसैन जो उस टाइम हेड ऑफ द इराक, उन्होंने क्या कहा? आप भले ही हमारे ऊपर अटैक कर लो, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। जो ये अटैक है, ये अटैक द मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा। द मदर ऑफ ऑल बैटल्स क्यों कहा उसने? कि जितने भी अब तक वॉर हुए हैं उनसे बेटर, उनसे बड़ा, उनसे अच्छा वॉर होगा, और इसमें हम हारने वाले नहीं है, हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद ही पता चला कि सद्दाम हुसैन की आर्मी हार गई, सद्दाम हुसैन ने हार मान ली, और इसमें जो टोटल 34 कंट्रीज की आर्मी मिलकर के गई थी उनकी जीत हुई और कुवैत को इंडिपेंडेंट करा दिया गया। अब इस वॉर के डिफरेंट नेम है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, इसको बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया है, गल्फ वॉर कहा गया है, इसको कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर भी कहा गया है। कंप्यूटर वॉर क्यों कहा गया है?
क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम न्यू वेपन्स, न्यू बॉम्ब, स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया गया था, इसलिए इसको कंप्यूटर वॉर कहा गया। वीडियो गेम वॉर क्यों कहा गया? क्योंकि इसको लाइव दिखाया गया था, तो इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर कहा गया। अब जो यूएसए था उसको इस वॉर से काफी बेनिफिट हुआ। अब वो बेनिफिट कैसे हुआ? कैसे बेनिफिट हुआ? उसको बेनिफिट हुआ थ्रू जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, इन कंट्रीज से उनको हेल्प मिली। क्यों हेल्प मिली? क्योंकि उस टाइम ये कहा गया था कि यूएसए ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया है, तो इनको फाइनेंशियली दिया जाए। तो इस फाइनेंशियली हेल्प के रीजन से उनको काफी बेनिफिट्स हुआ था। तो ये जो गल्फ वॉर था ये आपका चैप्टर 3 से लिया गया है, जो चैप्टर 2 में इंक्लूड कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है? अरब स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग बिगिन इन 18 दिसंबर 2010। अरब स्प्रिंग का स्टार्ट होने का रीजन क्या था? अरब स्प्रिंग है क्या? अरब स्प्रिंग जो अरब कंट्रीज में टूनिसिया कंट्री है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी क्रिएट थी, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी, रूल रेगुलेशन बेटर नहीं थे, कॉमन पीपल बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने जो कॉमन पीपल थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक प्रोटेस्ट जो जिसका मेन रीजन रहा अरब स्प्रिंग का, वो पर्सन था मोहम्मद बouazizi। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ऐसा पर्सन जिसके रीजन से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई, उस पर्सन का नेम क्या था? मोहम्मद बouazizi। ये एक स्ट्रीट वेंडर था। तो इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिस के आगे, जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, ये बहुत ज्यादा पुअर पर्सन थे, अनएम्प्लॉय थे, तो जिसके रीजन से इन्होंने डिमांड की, तो इनकी डिमांड को नहीं माना गया था। फाइनली इन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी। जैसे ही मोहम्मद बouazizi की डेथ हुई, तो जो टूनिसिया कंट्री था उसके अंदर अरब स्प्रिंग स्टार्ट हो गया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। जो प्रोटेस्ट का रीजन था वो करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी, एंड मेन पर्पस फॉर प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट के लिए जो पर्पस रहे थे, मेन पर्पस कौन कौन से थे? तो डेमोक्रेसी की इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप थी, तो इलेक्शन नहीं हो रहे थे, लोगों के पास कोई काम नहीं था, अनएम्प्लॉय थे, एंड फ्रीडम, ह्यूमन राइट कुछ भी नहीं थे, तो जिसके रीजन से वहां के लोग परेशान थे और प्रोटेस्ट करने लग गए थे। इन्हीं जैसे ही टूनिसिया कंट्री में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, आफ्टर दैट आसपास के जो भी कंट्रीज थे लाइक लीबिया, सीरिया, यमन, इनमें भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एक दूसरे को देख के दूसरा कंट्री, जैसे अगर हम रशिया फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक फर्स्ट रेवोल्यूशन था, उसके बाद धीरे धीरे हर कंट्री में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो अगर किसी को हम बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो आफ्टर दैट उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है और किसी भी तरह का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल ईस्ट क्राइसिस। जो अरब स्प्रिंग है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ये न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं इस चैप्टर में। जो चैप्टर 2 है आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसमें 3rd चैप्टर के टॉपिक प्लस न्यू टॉपिक। आपका ओल्ड चैप्टर तो है ही, उसके बाद इसमें 3rd चैप्टर जो यूएस हेजेमनी के टॉपिक हैं, या फिर ये न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं, ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगे, तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस ये अफगानिस्तान कंट्री के बारे में है, जो अफगान वॉर हुआ था। एक हमने डिसइंटीग्रेशन का रीजन पढ़ा था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, तो उसमें हमने एक रीजन अफगान वॉर भी पढ़ा था कि 1979 में अफगान में यूएसएसआर ने अपना रोल प्ले किया था, अपनी आर्मी वहां पर सेंड की थी, उनकी हेल्प की थी, और 10 ईयर तक 1979 टू 1989 ये रोल प्ले करते रहे थे। जिस टाइम स्टार्ट किया था 1979 में लियोनिड ब्रेजनेव, द लीडर ऑफ यूएसएसआर इन 1979, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जो अफगानिस्तान था उसमें रूलर था उस टाइम, जिनकी हेल्प यूएसएसआर कर रहा था, उस पर्सन का नेम था मोहम्मद नाजीबुल्लाह। मोहम्मद नाजीबुल्लाह जिसकी हेल्प कर रहे थे सोवियत यूनियन वाले। और किनके अगेंस्ट में थे ये? कौन सा पीपल जो था जिसके अगेंस्ट में हुए यूएसएसआर वाले? उस पर्सन का नेम था मुहज्जिदीन। इट मींस जो मुजाहिदीन थे इनके अगेंस्ट में यूएसएसआर वाले हुए, लेकिन इनका फेवर, मुहज्जिदीन का फेवर कर रहा था यूएसए। और जो मोहम्मद नाजीबुल्लाह थे, इनकी पार्टी का नेम था पीडीपीए। फुल फॉर्म ऑफ पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक ऑफ पार्टी अफगानिस्तान, जो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थी, जिसके रीजन से सोवियत यूनियन वाले इनकी
हेल्प कर रहे थे। 10 ईयर तक इन्होंने वहां पर अपना रोल प्ले किया, फेवर नाजिबुल्लाह का फेवर किया और मुजाहिदीन के अगेंस्ट में रहे। तो ये 10 ईयर जो इनका एक्सपेंडिचर हुआ यूएसएसआर का, जो डिसइंटीग्रेशन का रीजन बना, तो 1989 के बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। तो इस चैप्टर में हमने कंप्लीटली द एंड ऑफ बाइपोलरिटी को कंप्लीट किया है कि किस तरह से डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन क्या था, डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्या रीजन थे, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या रिजल्ट्स आए, कैसे कंट्री में किस तरह पूरा कंट्री एक जो बाइपोलर वर्ल्ड था, जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका था। मेन जो रीजन रहा था, मेन फैक्टर डिसइंटीग्रेशन का, तो वो ये रहा था। उसके बाद हमने इसमें जो न्यू थर्ड चैप्टर का टॉपिक एड हुआ गुल्फ वॉर, वो डिस्कस किया, देन अरब स्प्रिंग एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस। So maybe you have understood about this chapter. Okay, thank you students, bye bye.